हेलो बच्चों, आज हम लोग विद्युत विभव एवं संधारित्र चैप्टर का क्लास नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है धारिता। जब हम लिखते हैं धारिता कैपेसिटी तो हमें क्या लगती है भाई, क्या सोचोगे? धारिता मतलब कैपेसिटी मतलब धारण करने की क्षमता। सिंपल। अभी अगर तुमसे पूछा जाए बेटा कितना समोसा खा लोगे, ऐसा क्वेश्चन पूछते ही ना यार, मुंह में मस्त मस्त पानी वानी आने लगता है ना। फ्री का मिले तो 4, 5, कुछ के 10 भी होगी कैपेसिटी, है ना। तो कैपेसिटी क्या है? धारण करने की क्षमता, समोसा खाने की क्षमता, किसी पात्र में कोई बर्तन है उसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता, उसकी एक हद आएगा ना, उसके बाद अच्छा लग जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारिता। तो धारिता क्या है? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, मतलब आवेश धारण करने की क्षमता को। पढ़ रहे हैं विद्युत, तो विद्युत में पानी धारण करने की क्षमता थोड़ी ना पढ़ेंगे। आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता। ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम लोग ये एक चालक ले लेते हैं, सपोज ये एक कंडक्टर है। अब इसको मैं चार्ज दे देता हूँ। सपोज कि इसको हम लोगों ने आवेश दिया, चलो धनावेश दे देते हैं। अच्छा, धनावेश जब हम इसको देंगे तो इसको हम लोगों ने क्या दिया? Q, चार्ज। तो इसके विभव पोटेंशियल में क्या होगा? इंक्रीज। विभव में क्या होती है? वृद्धि। चालक को आवेश दिया तो उसके विभव में हुई वृद्धि, चालक को आवेश दिया उसके विभव में हुई वृद्धि। अच्छा, अगर मैं एक दूसरा चालक ले लूँ, छुटको सा एक छोटा सा चालक ले लिए यार, और इसको देते हैं आवेश यूं ऐसे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसको भी मैंने आवेश दिया Q, तो इसके विभव में हुई वृद्धि। अच्छा, इसके विभव में वृद्धि हुई। क्या इन दोनों के विभव में बराबर वृद्धि होगी? क्वेश्चन है, क्या इन दोनों के विभव में बराबर वृद्धि होगी? नहीं, पर आवेश देने से वृद्धि जरूर होती है। तो फिर इसके आवेश को, इसको आवेश देने से इसके विभव में वृद्धि हुई, इसको आवेश देने से इसके विभव में वृद्धि हुई। इन दोनों के विभव में वृद्धि हुई आवेश देने से, पर इसको जितना आवेश दिए तो विभव में वृद्धि हुई, इसको उतना ही आवेश देंगे तो विभव में उतनी नहीं, उससे ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, उससे कम वृद्धि हो सकती है। अब ये बात कौन डिसाइड करेगा कि कितनी वृद्धि हुई? वो डिसाइड करेगा इसकी कैपेसिटी, इसकी धारिता। हम देखते हैं कि Q जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल है किसके? V के। Q जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल है किसके? V के। Q V के प्रोपोर्शनल है। आवेश में वृद्धि करेंगे विभव में वृद्धि होगी, विभव में वृद्धि करेंगे आवेश में वृद्धि होगी। बट जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। इस नियतांक को, ये किसी चालक के लिए नियत है, अन्य चालक, अलग अलग आकार, अलग अलग मटेरियल, उसके लिए नियत नहीं है। पर किसी एक चालक के लिए C क्या होता है? नियत होता है। C एक नियतांक है तो ये एक नियतांक जिसे हम पुकारते क्या हैं? धारिता। क्या पुकारते हैं? धारिता। क्योंकि इन दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है तो आवेश देने पर विभव में भी अलग अलग वृद्धि होगी। अच्छा, चलो कुछ इस तरह समझते हैं। मेरे पास दो अलग अलग बर्तन हैं, ठीक, एक बड़ा सा है, एक छोटा सा है। इन दोनों में हम लोगों ने भरा क्या? भरा इसमें हम लोगों ने पानी। ठीक, पानी भरा। जैसे जैसे हम लोग इसमें पानी भरते जाएंगे इसके हाइट में क्या होगी? वृद्धि होगी। हाइट में वृद्धि होगी। समझो, इसमें भी मैंने भरा पानी, तो पानी भरने से इसके हाइट में वृद्धि होगी? होगी ना? होगी ही। अच्छा बेटा, दोनों में बराबर पानी डालूंगा तो बराबर हाइट में वृद्धि होगी क्या? इसमें तो ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा समान हाइट में। इसमें अगर मैं 1 लीटर पानी डाला इतना वृद्धि हुआ, इसमें 1 लीटर में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों की धारिता अलग अलग है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। तो इस तरह से किसी चालक के अंदर भी हम लोग कैपेसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। देन कैपेसिटी C, अगर फॉर्मूला से देखें तो क्या लिख सकते हैं? Q/V। इफ यदि V बराबर क्या हो? 1, देन C बराबर क्या होगा? Q।
इसका मतलब आंकिक रूप से धारिता उस आवेश के बराबर है, धारिता उस आवेश के बराबर है जो विभव में कितनी वृद्धि कर दे। विभवांतर है या विभव बोल सकते हैं, विभव में कितनी वृद्धि कर दे, 1। तो किसी चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा, परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा जो उसकी विभव में एकांक वृद्धि कर देता है, उसे हम कहते हैं चालक की धारिता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, धारिता जो है C का मात्रक होता है फैराड। फैराड लिखेंगे, 1 फैराड बराबर क्या होगा, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। तो फैराड की परिभाषा भी दे सकते हैं। फैराड की परिभाषा कैसे देंगे, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फैराड की होती है। क्या बोला फिर से, किसी चालक को कितना, 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में कितनी, 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता कितनी होती है, 1 फैराड की होती है। बेटा अब हम लोग धारिता का विमेय सूत्र निकाल लेते हैं। धारिता का विमेय सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन हो सकता है 2 या 3 मार्क का। धारिता C बराबर क्या पड़े अभी, Q/V। अच्छा, तो अगर मैं धारिता का विमेय सूत्र निकालूं, बिग ब्रैकेट में लिख लूं, तो Q का भी विमेय सूत्र लिखना पड़ेगा, V का भी विमेय सूत्र लिखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग Q का विमेय सूत्र लिखना चाहें तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। मतलब Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, I और T के। तो M पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, M0 L0 T पे 1 होगा और A पे भी 1 होगा, क्योंकि करंट का विमेय सूत्र क्या होता है, A से एक्सप्रेस करते हैं करंट को, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। V क्या है, पोटेंशियल। तो V का विमेय सूत्र अगर हम निकालने चलें तो V इज इक्वल टू, है ना, विभवांतर किसे कहते हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब W/Q होगा। ऐसे W क्या होता है, कार्य का क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, ये ले सकते हैं हम, अपॉन, अगर हम Q का लिखें तो Q का तो लिख चुके हैं कितना, M0 L0 T1 A1। ठीक है, F बल का विमेय सूत्र सबको याद होगा, ML/T-2 M1 L1 T-2 इंटू S। विस्थापन का क्या होगा, M0 L1 T0 अपॉन, ये भाई इसको लिख लेते हैं, M0 L0 T1 A1। ठीक है, अच्छा बेटा अब इसको सॉल्व कर लिए। अब ये फाइनल वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है देख लेते हैं, क्या आएगा, m⁻1 + 0 - 0 1 रहेगा, l⁻1 + 1 2 -0 हो गया, अच्छा 2 हो गया। अब t⁻ देखते हैं, -2 + 0 -1 -3 हो गया। a⁻1 जो है नीचे, वो ऊपर जा कर के a⁻−1 हो जाएगा। ये किसका विमेय सूत्र आ गया भाई, हमारे पास विभव का, V का विमेय सूत्र आ गया। हमें क्या निकालना है, C का विमेय सूत्र, तो वो Q और V के विमेय सूत्र पर डिपेंड करेगा। Q और V दोनों का विमेय सूत्र रख देते हैं। इसका कितना है, Q का M0 L0 T1 A1 ऐसा, डिवाइडेड बाय V का विमेय सूत्र कितना है देख लो, M1 L2 T-3 A-1। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, m⁻0 - 1 l⁻0 - 2 कितना होगा, -2 t⁻1 -3 कितना हो जाएगा, +4 a⁻1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, सॉरी, C का वैल्यू होता है। तो कभी कभी हम लोगों को C का विमेय सूत्र पूछ देता है, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे, ये एक
बहुत ज़्यादा तो नहीं पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सी का डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें निकालना पड़ सकता है। 2 स्टेप का टॉपिक है। क्यू और वी अगर पता हो तो वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। एक छोटा सा डेरिवेशन भी साथ में अटेम्प्ट कर लेते हैं। किसी गोलीय चालक के कारण धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि R त्रिज्या O केंद्र का एक गोलीय चालक है कोई, है ना। अब इस चालक पर हम लोगों ने कितना आवेश दे दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। चार्ज जो है, अगर हम लोग चार्ज को डिफाइन कर दें, इसको अगर हम लोग चार्ज दे दें तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब इसके पृष्ठ पर आवेश कितना आ गया है, Q। अब अगर मेरे को यहाँ पर धारिता निकालना है तो धारिता निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस आवेश के कारण केंद्र पर विभव निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को विभव मिल जाए, C = Q/V होता है, तो वहाँ से मैं आगे का काम कर लूँगा। चालक के पृष्ठ पर स्थित +Q आवेश के कारण केंद्र O पर विभव अच्छा V = 1/4πε0K। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो +Q होगा। डिस्टेंस इस Q चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस, क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है, तो सभी तरफ से समान होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q/R। तुम्हें पता है कि किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। इसका मतलब चालक के प्रत्येक बिंदु का अगर विभव समान है तो वो पूरे चालक का ही विभव है। O का विभव हो या यहाँ पे कोई दूसरा भी पॉइंट अगर अपन निकाल लें तो उसका विभव भी इतना ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि चालक का विभव जो होता है वो समान होता है ना। किसी भी चालक के अंदर विभव जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अब इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि क्या होता है, C = हमने Q/V पढ़ा। C = क्या होता है, Q/V। अगर हम लोग यहाँ वैल्यू रख दें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V का मान क्या है बेटा, रख देते हैं 1/4πε0K Q/R। यहाँ से Q और Q खत्म, Q से Q कैंसिल, Q से Q हो गया कैंसिल। अब अगर हम लोग C का वैल्यू लिखें तो C का वैल्यू हो जाएगा 4πε0K × R। C = हो गया 4πε0K × R। बेटा ये जो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला है, इस फॉर्मूले से हम किसी गोलीय चालक के धारिता की निर्भरता देख सकते हैं। देखें C किस बात पर डिपेंड करेगा, तो पहला डिपेंडेंसी हम यहाँ लिख लेते हैं, C is proportional to क्या, R। C is proportional to R, मतलब गोला जितना बड़ा होगा, छोटा गोला है तो उसकी धारिता कम होगी, उससे बड़ा गोला करो धारिता बढ़ेगी, और जैसे जैसे तुम गोले का साइज बड़ा करते जाओगे धारिता वैसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, छोटा गोला धारिता कम, थोड़ा और बड़ा गोला और धारिता, थोड़ा और बड़ा गोला थोड़ा और धारिता, तो जितना बड़ा गोला होगा उसकी धारिता भी उतनी ही अधिक होगी। C is proportional to K। सेकेंड पॉइंट है C is proportional to K, माध्यम के परावैद्युतांक पर, है ना। वास्तविकता में ये माध्यम का थोड़ी नहीं है, तो चालक का परावैद्युतांक है, तो परावैद्युतांक पर निर्भर करेगा। शुद्ध चालक जो होता है, आदर्श चालक, उसका परावैद्युतांक अनंत होता है, इसीलिए शुद्ध चालक की धारिता भी कितनी होती है, अनंत होती है। बट उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे। C इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, K परावैद्युतांक जितना उच्च धारिता भी उतनी ही अधिक। थर्ड केस बेटा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर V को लिखो, C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये विभव पर निर्भर करता है। होता क्या है कि विभव एक अदिश राशि है और आसपास अगर कोई और चालक हो तो उसके कारण भी इसका विभव जो है वो बदल सकता है, और अगर समीप स्थित कोई दूसरा चालक है जो इसके विभव को कम कर दे रहा है तो इसकी धारिता को बढ़ा देगा। अगर विभव बढ़ जाए तो उस केस में धारिता क्या हो जाएगी, कम। तो ये समीप स्थित अन्य चालक पर निर्भर करेगा, क्योंकि विभव जो है वो अन्य चालक पर डिपेंड करता है, दूसरे चालक पर डिपेंड करता है। तो अगर विभव बदलेगा तो धारिता भी बदलेगी। तो इस तरह धारिता जो है किसी चालक की, वह भी समीप स्थित अन्य चालक पर निर्भर करती है।
तो इस तरह से हम लोगों ने किसी गोली चालक की धारिता देख ली। गोली चालक की धारिता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी? पहला, चालक की त्रिज्या पर। त्रिज्या बढ़ाओगे तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। त्रिज्या कम कर दोगे धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस पदार्थ के परावैद्युतांक पर निर्भर करेगा। परावैद्युतांक जितना अधिक होगा धारिता उतनी ही अधिक होगी, परावैद्युतांक जितना कम होगा धारिता उतनी ही कम होगी। और समीप स्थित अन्य चालक पर, क्योंकि समीप स्थित अन्य चालक विभव को प्रभावित करते हैं और धारिता विभव पर निर्भर करती है, तो विभव बदलेगा तो धारिता भी बदलेगी। अगर हम लोग आसपास कोई नेगेटिव चालक रख दें, यहाँ पर मैं अगर कोई नेगेटिव कंडक्टर रख दूँ तो इसका विभव कम हो जाएगा। विभव कम होगा तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आसपास नेगेटिव चार्ज के किसी भी कंडक्टर को रखने पर या ऋणावेशित चालक को रखने पर होगा क्या? इसका विभव कम हो जाएगा, जिससे धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर हम लोग आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज का कंडक्टर रखेंगे तो इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो विभव बढ़ जाएगा, विभव बढ़ेगा तो धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह से तुम यहाँ पर समीप स्थित अन्य चालक को भी समझ सकते हो। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे संधारित्र। अब संधारित्र किसे कहते हैं? होता क्या है, जब हम लोग किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। हम एक काम कर सकते हैं कि आसपास एक ऐसा चालक रखें जिसके कारण चालक के विभव में हो जाए कमी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। V में कमी करने पर C में वृद्धि हो जाएगी। इसी सिद्धांत पर काम करता है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके, युक्ति मतलब इट्स नॉट एन ऑपरेटस बेटा, याद रखना कि वो एक आइडिया है ना, आइडिया, युक्ति मतलब आइडिया। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम चालक के आकार में, उसके आयतन में, उसकी अवस्था में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते, पर हम उसकी धारिता क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब इसको समझने के लिए सोचो कि तुम्हारे स्कूल में एक छोटा सा विंडो है, खिड़की है, ये खिड़की। अभी जो खिड़की के अगल बगल बैठे हुए जो बच्चे होते हैं, है ना, जो खिड़की के आसपास बैठे हुए बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? खिड़की का पूरा उपयोग करते हैं। सामने वाले टीचर का पर भी ध्यान रखते हैं या उसे भी मेंटेन रखते हैं। समझ जाओ, वो अगर तुम्हारी तरफ देखे तो आँख को कुछ इस तरह से बिहेव करना है कि सामने वाले को लगे कि तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, है ना, सुन रहे हो। पर वो बाहर, खिड़की के बाहर का चीज़ भी मेंटेन करते रहते हैं, कौन आया, कौन गया, पत्ते हिल रहे हैं कि नहीं, चिड़िया चहक रही है कि नहीं, एंड ऑल दैट। तो अगर तुम नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई टीचर क्लास ले रहा है, उस केस में यहाँ पर देखो तो 1-2 बच्चे होंगे जो खिड़की से तुमको झांकते हुए नजर आएंगे। ये एक बच्चा है, ये उसके पीछे का एक बच्चा है जो उसी तरफ बैठा हुआ है, यहाँ पर एक बच्चा है एकदम बगल में ही, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ लोग होंगे जो इसको झांक रहे होंगे और दिखाई दे रहे होंगे। बट अगर सोचो कि बाहर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, अरे भाई भयंकर इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है बाहर, है ना, 2 लोग एक दूसरे को कूट रहे, उसके बाद ये खिड़की से क्या ये 3 ही लोग झांक रहे होंगे। ये भी पॉसिबल है कि पूरा का पूरा क्लास उस खिड़की में हो, तुम्हारे टीचर भी आ जाएं, है ना। तो हमने क्या किया? खिड़की का साइज बड़ा किया? नहीं। अंदर बंदों की संख्या बदली? नहीं। क्या किया? बाहर कुछ इंटरेस्टिंग कर दिया, है ना। जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोचिंग्स में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो बैठने में कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है यार, बहुत सारे बच्चे हो गए, एक जगह बैठते नहीं बन रहा, तो अपन एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं, कैसे बैठेगा कैसे बैठेगा, तू उधर खिसक, तू इधर खिसक, तेरा बैग इधर नहीं आना चाहिए, तेरा हाथ इधर नहीं आना चाहिए, ऐसा करते रहते हैं अपन। बट वहीं अगर हम ये बोले कि आज पढ़ाएंगे नहीं, मूवी देखेंगे, ओहो, उसके बाद तो यार गदर ही हो जाएगा। क्लास में जितने बच्चे बैठने चाहिए उसका 3 गुना बिठा दो, सब लोग इंटरेस्ट में ले लेंगे, है ना। एक बच्चा दूसरे बच्चे को गोदी में बिठा सकता है, आजा बेटा बैठ जा, हाँ देखते हैं मूवी, अच्छा चीज़ हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सा। हमने क्या किया? न डेस्क बदले, न बेंच बदले, बस सामने कुछ इंटरेस्टिंग कर दिया। कुछ ऐसे ही है, समझ जाओ। मतलब इस तरह का ही कंपैरिजन कर सकते हैं। हम लोगों के पास मान लेते हैं कि मेटल प्लेट है, अभी मैं मेटल का ही है M, कोई भी ये प्लेट ले लेते हैं A, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, यूँ ऐसे, ठीक। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? इस पॉजिटिव से कनेक्ट होने के कारण इसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, तो इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। मैंने इसके एक टर्मिनल को क्या कर दिया? चलो अर्थ कर दिया, ऐसे अर्थ कर दिया। ये वाला जो
लाइन अगर छोटी छोटी होती चली जाए ना बेटा, पृथ्वीकृत करना होता है, उसको अर्थ करना होता है, पृथ्वी से जोड़ दी। अब इसके सामने हम क्या करेंगे, एक और प्लेट ले लेते हैं, एक और प्लेट यूं, एक और प्लेट ले लिया। इस प्लेट का नाम क्या है, कुछ भी दे सकते हैं, पर बी दे देते हैं, है ना। अच्छा, बी का पोटेंशियल कितना है, 0 भाई, वो तो किसी से नहीं, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ये धन विभव पर होगा, पर इस पर ये तो किसी से जुड़ा नहीं है तो इस पर कोई विभव नहीं होगा। पर ये पॉजिटिव को देख करके इसके कुछ नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे ना, नेगेटिव को देख लेंगे, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर के प्रेरण होगा। अच्छा, इधर नेगेटिव होगा तो इधर क्या होगा, इधर उतना ही पॉजिटिव भी होगा, इधर उतना ही पॉजिटिव भी होगा। अभी चेक करके बताओ बेटा, इसका अब पोटेंशियल कितना है, अब भी अगर इसको हटा दें तो इसके कारण इस पर पोटेंशियल तो कितना है, 0 ही है, ठीक है ना। बट अगर मैं इसे अर्थ कर दूं, इसे बी को अर्थ कर दूं, तो ये सारा का सारा जो पॉजिटिव पोटेंशियल है जो इस टर्मिनल पे है, इस तरफ बाहर की तरफ है, जिसे हम मुक्त आवेश भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा, यूं अंदर चला जाएगा ऐसे अर्थ से। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0, 0 के साथ कुछ भी मिला दो, इट बिकम 0, समझ में। पृथ्वी का विभव कितना है, 0, 0 विभव की पृथ्वी के साथ कुछ भी जोड़ते हैं तो उसका भी विभव 0 हो जाता है। तो इधर वाला जो इसका पृष्ठ है, ये बाहर वाला, उसका विभव कितना हो जाएगा, 0, ठीक। ये जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं अब ये बचेंगे ही नहीं, ये पूरे के पूरे हो जाएंगे खत्म, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बगल में केवल नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, कितना बच जाएगा, नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पर का जो भी पोटेंशियल था, सपोज कि इसका पहले पोटेंशियल था V, पोटेंशियल कितना था V, तो ये एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेगा, ये जो प्लेट है B वो कितना है, -V, V डैश लिख लेते हैं, -V डैश लिख लेते हैं। तो जो A का पोटेंशियल है वो अब क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल या परिणामी विभव। अगर हम देखें परिणामी विभव कितना होगा, वो हो जाएगा V नेट लिख लेता हूं, चलो नेट V माइनस V डैश, V माइनस क्या हो गया, V डैश। तो हम देख रहे हैं कि विभव में आ गई कमी, विभव में क्या आ गई, कमी। तो जब विभव में कमी आएगी तो धारिता में क्या हो गई, वृद्धि, ठीक। C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V नेट। इसके होने के कारण, बी प्लेट के होने के कारण क्या हुआ, ए के विभव में कमी आई तो धारिता में वृद्धि हुई, तो ये और चार्ज ले सकेगा। तो इस युक्ति को, इस आइडिया को, जिसमें हम लोगों ने ए के साथ कुछ भी नहीं किया, क्या मैंने ए का साइज चेंज किया, क्या मैंने उसको लंबा किया, क्या मैंने उसको चौड़ा कर दिया, क्या उसके अंदर ज़्यादा बड़ा, है ना, जैसे पॉलीथीन में हमें कुछ डालना होता है तो पॉलीथीन खोलकर फूंक मार देता है तो बड़ा हो जाता है, उसके अंदर सामान डाल सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। ऐसा कुछ किया इसके साथ, इसका साइज़ बड़ा किया, इसको चपटा किया, खींच के लंबा किया, ऐसा तो कुछ नहीं किया, इसके साथ कोई अत्याचार नहीं किया, बस उसके सामने में ये निरावेशित प्लेट बी रख दिया, वो भी पृथ्वी के साथ जोड़कर। इतने से क्या हुआ, इसके विभव में आ गई कमी और धारिता में हो गई वृद्धि। इस आइडिया को, यार दुनिया में आइडिया की ही कीमत है, समझ रहे हो ना, ठीक। इस आइडिया को क्या कहते हैं, संधारित्र। वह युक्ति जिसकी सहायता से हम किसी चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन के, कोई परिवर्तन करना नहीं है, इसके आकार में बिना कोई परिवर्तन किए हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। उस युक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, संधारित्र या कैपेसिटेंस। जब हम कैपेसिटर बोलते हैं तो हम लोगों को बड़ा ऐसा लगता है कि ये तो कभी सुना ही नहीं, जिंदगी में देखा ही नहीं, बट बेटा तुमने देखा है कंडेंसर। वास्तविकता में कैपेसिटर ही है जिसको हम लोग कंडेंसर पुकारते हैं। पंखा के ऊपर में होता है बेलन टाइप का, व्हाइट व्हाइट, अब यार कलर और भी हो सकता है पर मैंने ज़्यादातर व्हाइट देखा है ना, व्हाइट कलर का होता है। जब पंखे की स्पीड कम हो जाती है कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, भैया देखिए मेरा पंखा कैसे कम हो गया स्पीड, तो वो बोलता क्या है, यार इसका कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा। तो कंडेंसर या कैपेसिटर को चेंज कर देने से फिर पंखा का स्पीड तेज हो जाता है। अब वो क्यों तेज होता है,
अभी मत पूछो यार, उसको मैं अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाऊंगा। अल्टरनेटिंग करंट जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताऊंगा कि वो जो कैपेसिटर है या कंडेंसर है उसका यूज़ करके हम लोग फैन की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं ना। तो वहाँ क्या काम कर रहा है वो कंडेंसर या कैपेसिटर, उसके बारे में अभी हम लोगों को ये समझना है कि कैपेसिटर बोलते किसको है, इसकी धारिता होती कितनी है ना, संधारित्र बोलते किसे हैं और इसकी धारिता कितनी होती है, ये पढ़ना है। अच्छा, एक और डेफिनेशन मैंने कहीं पढ़ा था, बट ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने कुछ बुक्स, बहुत सारे अलग अलग बुक्स पढ़े हैं, तो अगर किसी ने हॉलिडे रेस्निक एंड वॉकर का नाम सुना हो तो वहाँ पे मैंने ये टॉपिक इस तरह से पढ़ा था। ध्यान देंगे कि हो क्या रहा है, ये जो दो प्लेट हैं इसके बीच में विद्युत क्षेत्र है, ये जो दो प्लेट हैं उसके बीच में क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब अगर मैं उन दोनों प्लेटों को फिर से बना लूँ, भाई ये एक मेरा प्लेट ए है और ये हमारा एक प्लेट बी है। अच्छा, बी है, अच्छा ए के अंदर की ओर कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव, और बी के बीच में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर मैं इन दोनों से जोड़ दूं तार कुछ इस तरह से, यूं यूं, और तुमको बोलूं भाई एक काम कर, तो इसको पकड़ दे ऐसे, यूं ऐसे, क्या होगा, शॉक लगा, जितने बाल हैं तुम्हारे वो सारे बताएंगे कि क्या हुआ। मतलब ज़्यादा कैपेसिटी होगी तब बाल खड़े होंगे यार, नहीं तो नहीं होंगे, बट फिर भी करंट तो बहेगा। तुम शास्त्रीय संगीत गा सकते हो, आओ कर सकते हो, है ना, उसके साथ डिस्को डांस भी चलेगा। अच्छा यार, ये विद्युत ऊर्जा आई कहाँ से, जो यहाँ संचित थी, इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो एनर्जी है। ये एनर्जी आई कहाँ से, इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, अंदर में पहले स्टोर हुई, अब वो बाहर निकल रही है। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी आती है। तो वो एनर्जी होती किस फॉर्म में है, अगर देखें तो हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, विद्युत क्षेत्र होता है। तो वह युक्ति जिसके अंदर हम विद्युत ऊर्जा को, ये बाहर से विद्युत ऊर्जा है, उसको विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में संचित कर सकते हैं, उस युक्ति को भी हम क्या कहते हैं, संधारित्र। ध्यान देंगे, वह युक्ति जिसके अंदर हम विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र। ध्यान देंगे, अगर कोई कंडेंसर चार्ज है बेटा, छेड़छाड़ नहीं उसके साथ, है ना, उसके अंदर करंट होगा, है ना, चाहे तुम उसको 10 दिन भूल जाओ, 2 साल भूल जाओ, 10 साल भूल जाओ, या 100 साल बाद भी अगर चेक करो तो उसके अंदर चार्ज होगा, है ना। इसीलिए कभी भी तुम लोगों को टीवी खोलने की सलाह नहीं दी जाती। टीवी के अंदर जो है मटेरियल प्लाज्मा स्टेट में होता है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, है ना, ठीक, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 10,000 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज जो होता है टीवी के अंदर होता है। तो तुम लोग 3 इडियट देख करके, है ना, स्क्रू ड्राइवर ले करके टीवी खोल करके अगर देखो तो ऐसा हो सकता है कि टच एंड गो हो जाए। अबे टच करोगे तो गो नहीं हो जाएगा, और कहाँ रहोगे, 10,000 वोल्ट टच कर दिए तो भगवान जी बुला लेंगे, बेटा आ जाओ वापस करके, अरे नीचे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि टीवी नहीं खोलना है और किसी कैपेसिटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। कैपेसिटर बनाते कैसे हैं ये भी पढ़ेंगे, और किसी कैपेसिटर की धारिता कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट IMP टॉपिक भाई, जिन लोगों को भी डेरिवेशंस बनाने अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, जो भी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगे तो भी लिखना है, नहीं लगे तो भी लिखना है, एग्जाम में आएगा भाई। मोस्ट IMP टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये निकालना है। अच्छा पहले बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, अब जिसमें समांतर प्लेट लगेगा उसको बोलते हैं। अच्छा क्या और भी होते हैं, हाँ और भी होते हैं, गोलीय संधारित्र, उसमें गोल गोल लगाएंगे। बेलनाकार संधारित्र में बेलनाकार ऑब्जेक्ट्स होंगे, है ना, जो बेलन के आकार के दिखेगा, बेलनाकार संधारित्र। जो जिसमें समांतर प्लेट लगाएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर पट्ट संधारित्र भी लिखा रहता है, डराना है और कुछ नहीं, ठीक है। गोलीय संधारित्र में गोले गोले यूज करेंगे।
तो वैसे तो अभी पहले गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र भी सिलेबस में था, है ना, मैंने लगभग 12-13 साल पढ़ाया है उसको। बट समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो अब ये बच गया, ये एक बच गया है, और समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर आंशिक पराविद्युत की उपस्थिति वो बच गया है। 2 टॉपिक अभी सिलेबस में बच गए हैं। बट गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र भी हम पढ़ सकते हैं, बट वो अभी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कोर्स सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो समांतर प्लेट संधारित्र को डिस्कस करते हैं बेटा। यहाँ पर मान लेते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें 2 समांतर प्लेटें हैं। एक प्लेट का नामकरण संस्कार कर दिया, नाम दे देते हैं क्या, ए, ठीक है। अब दूसरे प्लेट का नामकरण संस्कार कर दिया, इसका नामकरण संस्कार किया, छठी में पंडित जी आए, नाम दे दिया क्या, बी। अभी क्या करेंगे अपन, ए के इस तरफ के हिस्से को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, नेगेटिव टर्मिनल को कर दिया पृथ्वीकृत, डंडा छोटा 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 छोटा, खत्म, पृथ्वीकृत हो गया। और इसको भी पृथ्वीकृत कर दिया भाई हम, है ना। अच्छा मैं यार ये जो प्लेट है इसको A' B' ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि इन दोनों प्लेटों का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो क्या ले लेते हैं अपन, A, ठीक। एरिया को तो यही लेना पड़ेगा। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, भाई प्लेटों के बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, अपन ले लेते हैं इसको कितना, D, ठीक है। अब जैसे हम लोग बैटरी को इस तरह जोड़ेंगे तो जो A' प्लेट है इसका एक तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और B पर इक्वली कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इस पर अगर प्लस Q है तो इस पर माइनस Q। बीच में क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित हो चुकी है, उसकी गणना करनी है, धारिता कितनी है ये पता करना है, ठीक। एक बार स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्या लेंगे, एक बार स्टेटमेंट बोल देते हैं, क्या है स्टेटमेंट। तो माना 2 समांतर प्लेटें हैं धातु की, A' और B', जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है, जिसे बैटरी से चित्र अनुसार संलग्न कर लिया गया है, बैटरी और पृथ्वी से, ठीक। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। तब अब हमें क्या करना है, इसकी धारिता निकालनी है। धारिता C = Q/V होता है भाई, V निकालना पड़ेगा पहले, C = Q/V होता है तो V निकालना पड़ेगा पहले, चूंकि C होता है Q/V। इसको ले लेते हैं समीकरण क्रमांक 1। हम कोशिश करते हैं किसी तरह V निकाल लें, है ना। अच्छा बेटा हमने पढ़ा था E = dV/dx, ऐसा पढ़ा था। विभव प्रवणता, अरे माइनस लगाना भूल गया, बट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। यहाँ वेक्टर लगाऊंगा तो यहाँ माइनस लगाऊंगा, वेक्टर नहीं लगाऊंगा तो माइनस नहीं लगाऊंगा, समझ में आ रहा है। ई वेक्टर लिखूंगा तो यहाँ मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। अगर ई वेक्टर नहीं लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यदि क्या हो, dV बराबर हो V, मतलब हम dV को किससे निरूपित करें, V से, और dx को किससे निरूपित करें, D से। D क्या है, बीच की दूरी। तो उस केस में हम V = लिख सकते हैं E × D, चूंकि ऐसा होता है। V = लिख सकते हैं E × D। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, D क्या है, दूरी, ठीक। बेटा विभवांतर कैसे कहते किसे हैं, विभवांतर की परिभाषा ले लें, है ना। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बिंदुओं के मध्य का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो यूँ भाई आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है विद्युत क्षेत्र के अंदर, विरुद्ध ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश को यूँ ले जा रहे हैं, मतलब यार ये वाले पॉइंट से, सपोज ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा उसको ही बोलेंगे। तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, और बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा यदि आवेश एकांक हो। E = F/Q होता है, Q = 1 रखेंगे तो E = F हो जाएगा, तो F × D लिखें। तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इसलिए बराबर है क्योंकि आवेश एकांक है, E = F/Q। अच्छे से सुनना, अगर मिस कर गया तो
कार्य निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वही कार्य विभवांतर है, एकांक का भी इसको ले जाने में कार्य निकालना है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। अगर आवेश एकांक है E बराबर F/Q, तो कार्य बराबर बल EF बराबर गुणा विस्थापन D। दोनों तरह से सोच सकते हो, तुम इस तरह भी सोच सकते हो, इसे लिखना जरूरी नहीं है ना। या तुम जो मैंने अभी तुम लोगों को समझाया उस तरह भी सोच सकते हो, पर V बराबर इंटू डी होता है। ज़्यादातर लोग तो यही नहीं बताते कि ये होता क्यों है। अच्छा, चूंकि गॉस का प्रमेय भी हम लोगों ने पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, वो तो यूज़ करेंगे ही। और गॉस के प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा चलो, साथ में चाहे तो के लिख सकते हैं। अगर मध्य में के पराविद्युत माध्यम भरा हो तो सोच के देखो, यहाँ पे यूँ ऐसे करके यहाँ पे कुछ मैं मटेरियल डाल दे रहा हूँ, पॉलीथीन टाइप का कुछ भी, यार पराविद्युत माध्यम है ना, ऐसा कुछ भी, यहाँ पे रबर सबर जैसा कुछ भी डाल देते हैं, जो भी मन कर रहा है। कोई भी माध्यम हो तो उसका अपना एक पराविद्युतांक होगा। अगर पराविद्युत माध्यम होगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के होता है। बेटा गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़े थे, जहाँ वो अनंत क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे ना, उसके जस्ट बाद मैंने कुछ एप्लीकेशन समझाए होंगे। तो विपरीत आवेशित प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना होता है। ये फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में इसको पढ़े थे, ये वाला टॉपिक अभी डायरेक्ट ठूसेंगे। तो इस तरह से V का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो E का वैल्यू ठूस लो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। अच्छा, सिग्मा का भी वैल्यू लिख चुका हूँ, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू डी। ये कितना बराबर आ गया V, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से। दोनों को देखो, समीकरण 1 में C इज इक्वल टू Q अपॉन V, 2 में V इज इक्वल टू इतना, मतलब V का वैल्यू यहाँ ठूसना है। हम बोल सकते हैं V का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा भी बोल सकते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई Q इंटू डी अपॉन क्या है एप्सिलॉन नॉट A इंटू के। यहाँ से Q तो चला गया मामा घर, Q कट गया भाई, वो काम से गया। अब भी यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो C इज इक्वल टू क्या था, C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन डी। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव। ये तुमसे पूछा जाएगा, 4 नंबर का डेरिवेशन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A के बाई डी। ये आ गई चालक की धारिता। क्या आ गई, चालक की धारिता। ये चालक की नाम बोले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बेटा ये धारिता जो है समांतर प्लेट संधारित्र की, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, यहाँ से तुम लिख सकते हो। पहला डिपेंडेंसी, C इज प्रोपोर्शनल टू A। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता उतनी ही अधिक होगी। सेकेंड पॉइंट, C इज प्रोपोर्शनल टू K। माध्यम के पराविद्युतांक पर पराविद्युतांक जितना उच्च होगा धारिता उतनी ही अधिक होगी। थर्ड पॉइंट, C इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है, बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी अधिक है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अभी क्या है, कई बार बच्चे लिखते लिखते ये लिख देते हैं समीप स्थित अन्य चालक की उपस्थिति पर। अरे वो गोले पे था, इस पे नहीं है, क्योंकि इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र बाहर आता ही नहीं, बाहर का अंदर भी नहीं आता। याद करो, गॉस के प्रमेय में पढ़े थे, जब विपरीत आवेशित प्लेट थे तो उसके बीच में विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पराविद्युतांक के होता है एप्सिलॉन नॉट के, भाई साथ में रहेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। बट इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, उधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, बीच में रहता है। दो असमान आवेशित समांतर प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल बीच में रहती है, इधर रहेगी ना इधर रहेगी, किधर भी नहीं रहती। समझ में आया? तो अगर तुम अगल बगल यहाँ जिंगल अलग करो, एक आवेश लेके आ जाओ, इधर एक आवेश ले आओ, इधर से एक ले आओ, इधर से ले आओ, बाहर कुछ भी भजन कीर्तन करो, अंदर के विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर के विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंदर के विभवांतर पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो धारिता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समीप स्थित अन्य चालक पर ना लिखें। किन किन पर निर्भर किया, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल बढ़ाओ धारिता बढ़ गई। दूसरा
पराविद्युतांक पर बीच में पॉलीथीन टाइप का एकदम थर्माकोल पॉलीथीन ऐसे टाइप का मटेरियल रबर टाइप का जिसका पराविद्युतांक कुछ उसको डाल दो तो उससे धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, और अगर बीच की दूरी को तुम कम कर दोगे तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अगर किसी के यहाँ कंडेंसर हो, अरे चालू वाला नहीं यार, खराब वाला, या किसी इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाना, जब तुम उसको कंडेंसर को तोड़ते हो तो तुमको उसमें 2 मेटल की प्लेटें मिलती हैं और बीच में कुछ पॉलीथीन टाइप का मटेरियल लेकर के उसको रैप कर दिया गया रहता है। अच्छा, तो 2 प्लेट बीच में पॉलीथीन टाइप मटेरियल उच्च पराविद्युत वाला, उसको मोड़ दे, जितना लंबा क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल लंबा होता है बट उसको मोड़ दिया रहता है ना, तो इसलिए कम हो गया रहता है। तो वो किसकी तरह काम करता है, एक संधारित्र की तरह। तो ये कंडेंसर तोड़ करके देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल अधिक, धारिता अधिक, बीच की दूरी कम, धारिता अधिक, पराविद्युतांक उच्च, मध्य स्थित माध्यम का पराविद्युतांक उच्च, धारिता अधिक। इस तरह हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कंप्लीट की बेटा। अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, और अगर पराविद्युत माध्यम एक एक्स्ट्रा इसके अंदर ठूसा जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा उसे भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का क्लास कंप्लीट होता है, बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।